देखो सभी, आज पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि आपका पहला यहाँ पेपर है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है। अब वो मैनेजमेंट आपके लिए कोई नई या पुरानी ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है ना 12th क्लास में, 60 to 80% ऑलमोस्ट वही है। 12th क्लास में BO बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, BS पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट है ना वही सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। कुछ भी ऐसा कोई नया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो। तो एक बुक कहाँ गई? चाहिए ये क्या? चलो देखो, यस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के, जो पार्ट ए है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 आएंगे, जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। ठीक है। और इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनाए हैं। 23 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 23 क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप सभी। देखो, पूरा किसी भी चीज़ के भरोसे नहीं रहना, इस बात का ध्यान रखना। आपको सिर्फ कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको उस चीज़ का मैटर पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको फर्स्ट ईयर में हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी तक मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो बना के रखी हुई है, तो उसके पहले ही मैं आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो बना के, तो वो सब कंसेप्ट से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज रही तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट। तो इसको लेके ही आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, तो पढ़ना है, उसके साथ साथ आपके पास जो भी अपनी गाइड हो, कुछ भी हो, वो भी रीड करते रहनी है। ये सिर्फ इसके लिए है कि जो आप इसको समझ लोगे तो अब आपको, अब जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो आप, तो वो गाइड की लैंग्वेज आपको क्या आने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। इन टोटल क्या पढ़ना तो आपको ही है। समझ आ गई बात? पढ़ना तो क्या है? आपको ही पड़ेगा। चलो देखो, अब बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्या है? मैनेजमेंट। सबसे पहले पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, टोटल 23 है। अब हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका नंबर ऑफ 1 क्वेश्चन है। पहले, प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। अब प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मैनेजमेंट है ना, वो हर जगह जहां पर समाज के लोग रहते हैं, क्या रहते हैं यहाँ पर भाई? प्रबंध क्या होता है कि जो समाज के लोगों के द्वारा, समझ आई बात? समाज के लोगों के द्वारा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर? समाज की। तो समाज के क्या है? लोगों के द्वारा, और समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। और समाज में रहकर क्या की जाती है? पूरी की जाती है। 3 बातें याद रखो सामाजिक प्रक्रिया की। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है कि समाज के लोगों द्वारा, कौन करता है इसको? समाज के लोग। और समाज के लोग क्या करते हैं? समाज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? समाज के लिए। और समाज में रहकर उसे पूरी की जाती है। सबसे पहला समाज के लोगों द्वारा, समझ आएगी भाई? पीपल बाय द सोशल, क्लियर है। और फॉर जहाँ पर सोशल आ जाएगा समाज के लिए, और फिर आ जाएगा यहाँ पर समाज में रहकर पूरी की जाती है। तो ये होती है प्रबंध। एक कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। फिर अगला है प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। मतलब जो मैनेजमेंट है, आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैनेजमेंट का काम नहीं होता? हर एक जगह आपको पहले प्री मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? एक प्री मैनेजमेंट। समझ आ गई बताओ कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। इसका मतलब है कि चाहे वो राजनीतिक हो, पॉलिटिकल हो, तो भी वहां क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है। बात समझ में? एजुकेशन डिपार्टमेंट हो तो भी वहां पहले क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। आर्मी हो, डिफेंस हो, वहां पर भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। अरे बात समझ में आ गई? जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, घर के जो काम होते हैं सारे, समझ आई? सोशल वेलफेयर होते हैं सारे, वो भी क्या है? उसके लिए भी क्या चाहिए होती है? मैनेजमेंट। मतलब प्रबंध हर जगह लागू होती है। समझ आई बात? मैनेजमेंट हर जगह क्या होती है? अप्लाई होती है। मतलब बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर क्या बोला? आज यूनिवर्सल। क्या बोला यहाँ पर? या फिर सार्वभौमिक है ना, सब जगह। चलो बताओ, कितने क्वेश्चन पढ़े अपन ने? 2। पहला बताओ, प्रबंध एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है। कैसे? कि समाज के लोगों द्वारा, समाज के लिए, और समाज में रहकर।
दूसरा सार्वभौमिक प्रबंध हर जगह क्या है, लागू होता है। बात समझ में आ गई आपको? चाहे वो किसी भी कंट्री में भी क्यों ना हो, हर एक कंट्री में भी किसी ना किसी चीज मैनेजमेंट की क्या पड़ती है बेटा, जरूरत पड़ती है। अरे क्लियर है क्या? जहाँ पर मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, तो भी एक कौन सा देश है जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था? नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान था क्या? अफगानिस्तान के पास में तालिबान ने वहां पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अरे बात समझ में? तो वहां पर क्या नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था। अरे बात समझ में आ गई? चलो तीसरा देखो यहाँ पर, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी कब बनाते हो पता है आप? आईपीएल चल रहे हैं ना, रणनीति होती है। आईपीएल चल रहे हैं तो चलते मैच में वो डिस्कशन नहीं करते क्या, उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। समझिएगा, देखो यानी कंपटीशन कि आपका जो कंपटीशन चल रहा है उसमें आप क्या कर सको बेटा, अव्वल ला सको चलते कंपटीशन में। अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए जो आप क्या बनाते हो, मतलब प्रतिद्वंदी से जीतने के लिए जो अभी आप व्यू रचना बनाते हो, मतलब कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो आप, तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यू रचना कहलाता है। बिल्कुल, जैसे ड्रीम 11 आपके, हाँ बाहुबली में व्यू रचना बनाते हैं। जब याद आया क्या कुछ, बाहुबली की पार्ट 2 मूवी देखी होगी, तो कैसे व्यू रचना बनाते हैं, समझ आ गई बात? तो ये व्यू रचना होता है। अरे समझ में आ गई बात? कितने क्वेश्चन पढ़े? 3। पहला बताओ, मतलब समाज के लोगों द्वारा और समाज के लिए और समाज में रहकर। दूसरा सार्वभौमिक, राजनीतिक, शिक्षा, समझ आई बात? चिकित्सा, हर जगह क्या आता है, ये काम होता है हर स्टेट में। क्लियर है क्या आपको? फिर अगला स्ट्रेटेजी क्या होता है, अपने हाँ व्यू रचना के प्रतिद्वंदी से जीतने के लिए जो भी आप क्या करते हो, रचना बनाते हो, रणनीति बनाते हो। समझ, अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए आप जो भी क्या बनाते हो, एक रणनीति बनाते हो। क्लियर है क्या आपको? वो क्या कहलाता है, व्यू रचना। अरे याद हो रही क्या आपको? चलो अगला बताओ, अधिकार, राइट्स। एक कंपनी के अंदर बॉस होते हैं, बॉस कहते हैं ना, ये बॉस है मेरा। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड बना के रखे हुए होते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट का ध्यान तेरे को खुद को रखना है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, समझ आई बात? तो वो उसको राइट्स दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं कि उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, तो उनको ऑर्डर देने के उसके पास क्या है, अधिकार है। अरे बात समझ में आ गई आपको? बताओ कितने क्वेश्चन पढ़े? 4। पहला, सोशल प्रोसेस क्या होता है, समाज के लोगों द्वारा, समाज के लिए, समाज में रहकर। दूसरा बताओ, हर जगह काम आता है। स्ट्रेटेजी, अपने प्रतिद्वंदी से जीतने के लिए जो भी आप रणनीति बनाते हो, स्ट्रेटेजी होती है। राइट्स, कि अपने अधीनस्थों को क्या देते हो आप, कोई कार्य सौंपने, लेकिन उसके लिए आपके पास वो क्या होना चाहिए, उसके लिए अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए कि हाँ भी इसको बोलने का हक है। अरे क्लियर है क्या आपको जी? चलो 4। अगला क्वेश्चन बताओ, संगठनात्मक परिवर्तन। अब संगठनात्मक परिवर्तन का मतलब समझना कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी टीम वर्क होती है। क्या होती है बेटा एक? अब टीम वर्क का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे आपको पता होता कि कोई भी हम एक दुकान शॉप खोल के बैठे हुए हैं, तो हमने पूरी प्रॉपर टीम बना रखी कि एडवर्टाइजमेंट का काम तेरा है, ठीक है, मार्केटिंग का काम तेरा है, और कस्टमर को हैंडल करने का काम तेरा है, कैशियर का काम तेरा है। तो अब बताओ, कभी एकदम से अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो आप अपने बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है, क्या उसमें चेंजेस करोगे नहीं करोगे? अब चेंजेस का मतलब कम करना नहीं होता, बढ़ा भी सकते हो या फिर पोस्ट भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन वो किस पे डिपेंड है, वो वर्तमान परिस्थिति के, भाई करंट सिचुएशन में डिपेंड है कि करंट में सिचुएशन क्या चल रही है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चेंजेस, यानी संगठनात्मक क्या है बेटा, परिवर्तन के संगठन में यानी ऑर्गेनाइजेशन टीम में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन कब, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। समझ आ गई बात को? यानी आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मार्केट में करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। बताओ कितने क्वेश्चन पढ़े? 5। पहला, समझ आई बात? क्लियर है क्या? समाज के लोगों द्वारा, समाज में, समाज के लिए और समाज में रहकर। दूसरा, सार्वभौमिक मतलब
सभी जगह लागू होता है। तीसरा स्ट्रेटेजी, प्रतिनिधि से जीतने के लिए, समझ आइए देखो, या उनकी उनसे आगे बढ़ने के लिए। राइट्स, समझ आइए, अपने जो कोऑर्डिनेट जो अपने अंदर काम करते हैं, क्लियर देखिए आपको, उनको क्या कर सके हम, समझे, गाइड कर सके और ऑर्डर दे सके। अगला संगठनात्मक परिवर्तन, मतलब कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपको क्या करना होता है, समझ आइए देखो, एक समुचित परिवर्तन करना पड़ता है जिसके हिसाब से आप जो उद्देश्य है उसको क्या कर सको, हासिल कर सको, सफल कर सको। क्लियर है क्या, कि जो भी आपका यहाँ पर गोल है वो क्या हो सके, आपका सक्सेस हो सके। चलो अगला, समता का सिद्धांत। समता सिद्धांत यानी इक्विटी मैनेजमेंट। अब एक सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, अब वो अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो सबके साथ अगर एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा तो बताओ बाकी के जो काम करने वाला एम्प्लॉय है क्या उन पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई, कि सभी कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। समझिए, एक करेक्ट आप बिहेव रखो आप अपना, भाई भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। अगर किसी की 2 छुट्टी के पैसे अगर 2 छुट्टी के पैसे कटने तो सबके लिए नियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब उस जो ग्रुप है उसका नियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात सब इसको कहते हैं समता का सिद्धांत, इक्विटी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको, इक्विटी, सबके लिए सबको इक्वल रखो। क्या रखो, सबको इक्वल। चलो 5 क्वेश्चन तक का सेट बना लिया अपन ने, अब इसे 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। जैसे कैसे याद कर लेना आपने। चलो समता का सिद्धांत एक बार वापस अगर सिंपल सी लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका बेसिक सा मीनिंग होता है कि वो अपने कर्मचारियों के साथ क्या कर सकता है, उचित या समता या दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। अपने कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान। समझ आ गई बात। चलो वैसे भी अपने हिंदुस्तान में एक सिंपल है, इसने भी तो किया, खुद ने किया वो तो बात की बात है, ये क्या है, इसने भी तो किया। अरे क्लियर है, तो वो नहीं करना है यहाँ पर, बिजनेस में ही नहीं चलना चाहिए। वातावरण चित्रण, एनवायरमेंट स्कैनिंग, इसका मतलब बहुत सिंपल होता है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो ना अच्छे से, तो आपको मार्केट का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब मैं दुकान खोल के बैठ गया, मैं चलाए जा रहा हूँ और मार्केट में मुझे पता ही नहीं कि लॉकडाउन हो गया, तो मुझे हर एक चीज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। समझ आइए तो इसका मतलब वीक टू वीक या मंथ टू मंथ मुझे वहाँ पर मार्केट का क्या करना चाहिए, एक रिसर्च करनी चाहिए, सर्च करना चाहिए कि भाई कौन सा क्या है क्या नहीं है। अरे समझ में आ गई आपको कि ताकि इससे हमको 2 चीज़ों को फायदा हो सके। एक तो जो शब्द याद बता रहा हूँ, देख संकट, संकट मतलब कि आपको जो मुसीबत आ सकती है, उस मुसीबत से बचने के लिए पहले से आप क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपने मार्केट का यहाँ पर स्टडी नहीं की अगर मार्केट की, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरा क्या पता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो साला हमारा हाथ से निकल गई। अरे बात समझ में आ गई। जैसे मार्केट में लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले सैनिटाइजर की बहुत डिमांड थी। अगर जिसने न्यूज़ नहीं देखी होगी, जिसको पता नहीं होगा और खुद जिसका काम करता है, तो उसने तो नॉर्मल रेट में बेच दी होगी सारी की सारी। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये होता है वातावरण चित्रण। लिख सकते हो ना आप इसके अंदर। अब चलो अगला, अनुवर्तन यानी फॉलो अप। अब अनुवर्तन का मतलब होता है कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं किसी को, तो वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उसको भी देखना चाहिए आपको। जैसे कंपनी के अंदर अगर बॉस आते हैं तो वो सिर्फ मोटिवेशन करने आता है। आपके यहाँ पर ऑफिस में क्या आएगा, आपको सिर्फ एक मोटिवेट करने। तो उस बॉस का उस मोटिवेट करने के साथ साथ एक और काम क्या होना चाहिए कि मोटिवेट करके तो आ गया मैं, वो चीज़ वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे बहुत बार आपको नहीं बोलते कि ध्यान तो रखते हैं, मतलब बोल तो देते हैं ये करके लेके आना, क्वेश्चन करके लेके आना। अगले दिन अगर मैं नहीं चेक करूँ तो वो फॉलो अप नहीं है। अगर अगले दिन मैं क्या करूँ, आके चेक कर लूँ, तो वो क्या है, फॉलो अप है। बेटा समझ में आ गई आपको बात? चलो ठीक है, अगला बताओ। प्रबंध विस्तार यानी स्पैन ऑफ क्या है, मैनेजमेंट। अब प्रबंध का विस्तार, क्या प्रबंध मैनेजमेंट फैलता नहीं है क्या? अरे फैलता ना, व्यापार बढ़ेगा तो मैनेजमेंट भी क्या होगा। पहले भाई नर्सरी से 5वीं क्लास तक स्कूल थी तो इतना ही बढ़ा, फिर नर्सरी से 8वीं, अब 5वीं से 8वीं तो शायद ही होगी, नर्सरी से तो चालू है ही ना, फिर नर्सरी से 8th, फिर 8th से, फिर नर्सरी से लेकर 10th, फिर नर्सरी से लेकर 12th।
बेटा समझ आ गई बात आपको? तो ये अनुवर्तन होता है, सॉरी ये होता है प्रबंध का विस्तार, मतलब मैनेजमेंट क्या होता रहता है, बढ़ता है। एक्सटेंशन भी लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर, ठीक है। प्रबंध की संयोगिक अवधारणा। अब प्रबंध की संयोगिक अवधारणा का मतलब समझना। अब इसका मतलब होता है कि आप जब, अच्छा बताओ, कंपनी में कोई ऐसी एक सिचुएशन नहीं आ सकती कि जिसमें कंपनी फंस सकती है? फंस सकती है ना। चलो देखो, अब यहां पर सुनना कि अगर आपके व्यापार में कोई ऐसी एक सिचुएशन, बिजनेस में ऐसी कोई स्थिति आ जावे, सिचुएशन आ जावे जिसमें आप बहुत बुरे क्या हो रखे हो, फंस रखे हो, तो बताओ इसको कहते हैं बेटा यहाँ पर कंटिंजेंसी कंसेप्ट ऑफ क्या है, मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहूं मैं, समझ आई बात। अगर अचानक ऐसी परिस्थिति आ जावे जिससे हम इसको संभाल नहीं पावे, लेकिन अगर हमने हमारा प्रबंध बहुत अच्छे से क्या है करके रखा हुआ है, इसका मतलब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सही चल रहा था, अब यहाँ पर स्थिति खराब हुई तो फिर मुझे उसको ही सुधारना है। अगर मैं यहीं से खराब होता गया तो ये तो फिर ये तो खराब है ही, इसको तो सुधारना ही, फिर अब ये और कितना खराब हो जाएगा, समझ आई देखो। तो इसके लिए भी आपको पहले से क्या करनी चाहिए, प्री प्लानिंग होनी चाहिए। अकाउंटेंसी की भाषा में बोलो तो जैसे हम हमारा कोई लॉस हो जाता है डेटर का, तो पहले से ही हम हमारा क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन। क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन। तो वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ है। चलो क्लियर है क्या आपको ये चीज़? ये प्रबंध, ये होता है प्रबंध की संयोगिक अवधारणा। फिर अगला है 11वां नवाचार उद्देश्य। ये तो नाम से पता पड़ रहा है, इनोवेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या अभी तक नोकिया चलता है क्या? नोकिया डूबा क्यों? परिवर्तन कर ही नहीं पाया, वो भी पुराना ही चलता रहा, समझे। बाकी क्या अभी आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ये क्यों चल रहे हैं, रेडमी, वो हर थोड़े टाइम में क्या लेते हैं, अपडेट लाते रहते हैं अपने, कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे, भले ही वो नया कस्टमर समझे ही नहीं, हाँ भाई नया है, न्यू लॉन्च करते हैं। अरे क्लियर देखिए आपको चीज, चलो वो कहलाता है। तो आपके व्यापार में नवाचार मतलब नए नए विचार आने चाहिए, और चाहे आप ये विचार अपने किससे ले हो, चाहे जूनियर से भी ले सकते हो, उसे जरूरी नहीं है कि बड़ों से ही आवे। समझ आ गई बात आपको? फिर अगला क्या, ऋणात्मक अभिप्रेरणा यानी नेगेटिव। क्या है ये, नेगेटिव कम्युनिकेशन। अब नेगेटिव कम्युनिकेशन का मतलब बहुत आसान होता है कि आप लोगों को सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर बिजनेस में गलती करता है तो बताओ उसके लिए क्या करो आप भाई, कुछ तो एक्शन लोगे ना। अगर बिजनेस में उसने गलती करी तो कुछ तो क्या लेंगे हम, एक्शन लेंगे। तो वो एक्शन क्या लेंगे, हम उनको भी सीधी सी बात है कि पहले ही यहां पर उनको डरा देंगे। वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है। देखो एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, बिल्कुल। देखो एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। क्या होता है, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन कि अगर आप यही अच्छा काम करोगे तो हम आपको आपकी सैलरी बढ़ा देंगे या फिर और कुछ करेंगे, क्लियर है क्या, आपको गिफ्ट देंगे, क्लियर है क्या, अवार्ड देंगे। तो ये होता है पॉजिटिव मैनेजमेंट। एक और क्वेश्चन याद कर लेना, पॉजिटिव मैंने धनात्मक। नेगेटिव क्या होगा, अगर तूने काम नहीं किया तो फिर तेरी सैलरी काट देंगे। अरे बात समझ में आ गई? या फिर तो को 3-4 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर देंगे, बिना अगर परमिशन की छुट्टी रखी, बिना एप्लीकेशन के, बिना इन्फॉर्म के। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये होता है आपका नेगेटिव कम्युनिकेशन, क्लियर है क्या। या कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो, चाहो तो नेगेटिव मोटिवेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है एक, वो मैनेजमेंट में डिपेंड, हाँ मैं समझ गया। इंस्पिरेशन लिख सकते हो, लेकिन वो एक बेसिक लैंग्वेज है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में मोटिवेशन आता है, ठीक है। चलो अगला देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 12। अगला देखो, गेस्चरल कम्युनिकेशन, सांकेतिक संप्रेषण। आपको आसान से बताता हूँ, हाईवे पे ना सारे साइन ही होते हैं, वो बोलने के लिए खड़ा नहीं होता, हाँ इस गली में जाना है, रोड पे ध्यान से चलते रहे, सिर्फ क्या होता है बेटा। तो कंपनी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो ना किसी से, तो सिर्फ साइन से ही करते हो। अरे कैसे करते हो, साइन से। बात समझ में आ गई? ऐसे एरो बना दिया, बॉस का रूम इधर है, कैमरे का, हाँ सर बैंक में भी होता है। अरे बात समझ में आई को? तो ये होता है आपका यहाँ सांकेतिक संप्रेषण, जिसमें बोला और लिखा नहीं जाता। बोलने और लिखने की जरूरत है क्या,
नहीं है। अरे समझ में आ गई बात आपको? चलो, बट याद रखना कि इसके लिए ये तभी संभव होता है जब वो आमने सामने हो। क्या हो? तब वो आमने सामने हो, क्योंकि संकेत भी दोगे किसको? वो भी तो होना चाहिए ना सामने। चलो अगला बताओ। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, तो अब यहाँ पर समझना आप सभी कि अब यहाँ लिख रखा है कि पहले बताओ प्लानिंग मतलब क्या होता है? बताओ प्लानिंग मतलब क्या होता है? कभी सुना होगा ना, प्लानिंग क्या होता है? किसी चीज को करने से पहले अच्छे से सोचना, मतलब किसी काम करने से पूरा रखना दिमाग में। भाई किसी काम को करने के लिए पहले से पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय किए, पहले से प्री प्लान किया जाता है। समझ आएगा कि क्या कौन सी मशीन लगानी है, कौन सा वर्क करना है, उसको किस तरीके से करना है, तो वो कहलाती है प्लानिंग। क्या कहलाती है वो? प्लानिंग। लेकिन क्या होता है कि अब ये बौद्धिक प्रक्रिया, इसको इसलिए बोला है कि डेफिनेशन प्लानिंग की लिखनी इसमें कि किसी भी काम को करने से पहले आपके पास बहुत अगर आपने रिसर्च कर ली तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा? ऑप्शन आ जाएगी। अरे क्लियर है क्या आपको? अगर आपने प्री प्लान करना स्टार्ट किया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। तो उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको क्या करनी होती है? सिलेक्ट करनी होती है, चूज करनी होती है। और फिर वो अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ये देखना होता है बैठ के कि इसको कैसे करना है और कब करना है, किस लिए करना है। अरे क्लियर है क्या आपको? ये सारी चीजें क्या है, ये पता होनी चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? हाउ, वाई, वूम। अरे क्लियर है क्या आपको? तो ये होता है नियोजन एक क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। फिर अगला क्या है? अब परिवर्तन का प्रबंध क्या होता है भाई? बिल्कुल, आप मैनेजमेंट में प्रबंध में जाके क्या कर सकते हो? बार बार परिवर्तन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्या एक ही जैसा प्रोसेस फॉलो होता है क्या? जो आज 50 साल पहले नियम बना, 40 साल पहले नियम बनाए थे, तो क्या वो नियम वो उसी स्टेप से चलते हैं क्या? पहले बस की टिकट में बेटा वो पर्ची से देते थे, पर्ची से वो एक पर्ची आती थी फिक्स वाली। अब तो बेटा वो मशीन आती है। समझ आइए? तो मैनेजमेंट का हिसाब इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अरे क्लियर है क्या? जैसे कल आईपीएल में रूल चेंज कर दिए। हाँ सर, आईपीएल में क्या कर दिया बेटा? रूल चेंज कर दिए। बिल्कुल। अरे क्लियर है क्या आपको? तो पहली बात है कि भाई आप अपने मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो? चेंजेस ला सकते हो। क्लियर है क्या? अब बताओ वो चेंजेस लाते क्यों हैं? क्यों लाते हैं चेंजेस? क्योंकि मार्केट में बने रहना है। अरे मार्केट में क्या करना है? बने रहना है। क्या ये वाला मैनेजमेंट तो मेरे अब बैठ ही नहीं रहा यार, मैं तो दिमाग खराब हो रहा है, अब तो मैं नहीं बैठ ही नहीं रहा। तो मैनेजमेंट क्या करो? आप तो चेंज करो। अब तो मैनेजमेंट तो चेंज ही करना है, कुछ भी हो जाओ भले। क्लियर है क्या? चलो अगला देखो। डायरेक्शन मतलब क्या? आवाज। अरे किसी को भी ऑर्डर देना, अरे निर्देशन देते हैं ना, जैसे मैं आपको निर्देशन देता हूँ बहुत बार कि इसको इस तरीके से पढ़ो, इसको इस तरीके से पढ़ो, तो ये होता है डायरेक्शन। कौन देता है कंपनी के अंदर? बॉस देता है। समझ आ गई बात? कि कोई नया जॉब करना आता है या फिर रनिंग कर रहा है तो वो डायरेक्शन देता है कि इस काम को इस तरीके से करो तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा और समय बचेगा। क्लियर है क्या आपको? तो ये होता है डायरेक्शन यानी निर्देशन। चलो अगला देखो। अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन का मतलब अब ये होता है कि आप लोगों को ये बहुत आसान सी बात पता होनी चाहिए कि हमें ना इनफॉर्मल का मतलब तो ये होता है कि आपने पहले से कोई डिक्लेरेशन नहीं की, किसी भी काम को करने के लिए पहले से कोई डिक्लेयर किया ही नहीं। तो अगर डिक्लेयर कर देते हो तो वो होता है फॉर्मल यानी औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। लेकिन अगर आपने उसको डिक्लेरेशन नहीं की तो इसका मतलब ये होता है कि ये काम आपके लिए सडनली आएगा। क्या आएगा आपके लिए? काम सडनली आएगा। अब सडनली जैसे कैसे आएगा सुनना यहाँ पर। अब अनौपचारिक संगठन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हम डेली रूटीन में काम को कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बॉस ने सडनली कोई चीज बोल दी हमको कि अब ये नहीं करना, अब ये करना है,
तो पहले से हमारे पास कोई प्री इंफॉर्मेशन थी क्या? नहीं थी, तो उसको कहते हैं यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो देखो, देखो अब इसको थोड़ा सा और अगर ढंग से देखें तो ऐसे देख सकते हैं। देखना, जैसे सपोज एक टीम ए है और एक टीम क्या है? बी है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि टीम ए है और एक टीम क्या है? बी है। ये दोनों प्री प्लान करके काम कर रहे हैं। टीम ए भी प्री प्लान करके काम कर रही है, टीम बी भी क्या कर रही है? प्री प्लान। तो वो कहलाता है फॉर्मल। क्या कहलाता है? और इनफॉर्मल के लिए कोई ऐसी टीम नहीं होती। समझ आई बात? कोई भी कभी भी उठ के आ जाएंगे और आपको कोई भी ऑर्डर दे देंगे, वो कहलाता है अनौपचारिक संगठन। क्या कहलाता है वो? अनौपचारिक संगठन। अरे क्लियर है क्या आपको? जैसे घर में कुछ हमारा काम होता है, फंक्शन होता है, सामाजिक काम होता है, अब पता है जो घर के मेंबर है वो तो बेचारे पुतले बने हुए होते हैं। कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, जबकि उस टीम का वो हिस्सा ही नहीं है। समझ आई बात? तो वो कहलाता है अनौपचारिक संगठन। अगर आम भाषा में बात करें तो अनौपचारिक संगठन लोगों के व्यक्तिगत और एवं सामाजिक संबंधों का ढांचा या ताना बना, जिसका न तो औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है और न ही औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है। यह तो जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब एक दूसरे के क्या आएंगे तब ये क्या हो जाता है? बन जाता है। तब ये टीम क्या हो जाती है? बन जाती है। और अच्छे से अगर मैं बात करूं कि एकदम से अपना कोई बाहर घूमने का प्लान है ही नहीं, बाहर घूमने का प्लान, लेकिन तुरंत अगर किसी एक दोस्त के मूड में आया तो तुरंत उसने सबको क्या किया? तो एक टीम बना दी। क्या बना दी? जो कि क्या है? इनफॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? चलो अगला देखो, समन्वय समझते हो? कोऑर्डिनेशन, भाई तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके बीच। क्लियर है क्या आपको? क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। यानी एक पूरा का पूरा आपकी एक सीक्वेंस है। क्या सीधा 10वीं क्लास पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो। तो एक तालमेल होने के नर्सरी से लेकर क्या पढ़ेंगे? 10वीं क्लास पढ़ेंगे। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? तो ये होता है समन्वय, कि एक कंपनी के अंदर भी सारा का सारा टीम वर्क काम होता है। क्या होता है बेटा? सबसे नीचे वाले स्तर पहले काम करता है, फिर मध्यम स्तर, फिर इसके बाद आता है उच्च स्तर के। समझ जाएगा? हाई, मीडियम और लो। क्लियर है क्या आपको? तो ये सब काम होता है। पहले ऑर्डर कहाँ से आता है? समझ आइए, वहां से। तो वहां से किसके पास जाते हैं? मध्य यानी मीडियम में, फिर किसके पास जाते हैं? तो इन तीनों के बीच क्या है? कोऑर्डिनेशन है, एक समन्वय है, आपस में क्या है? तालमेल है। अगर किसी एक का भी तालमेल बिगड़ा तो वो काम जो करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्या है? मोटिवेशन क्या होता है? किसी को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना, किसी भी काम को करवाने के लिए, किसी भी काम को करवाने के लिए क्या करना? इंस्पायर करना। जैसे मम्मी पापा अपन को बहुत बार पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, अब उनका इंस्पिरेशन का तरीका बहुत अलग है। आई बात समझ में? कि देख उसका बेटा देख ठेला चला रहा है, पढ़ा नहीं। देख उसका बेटा देख कहीं नौकरी करता है 3-4 हज़ार की, पढ़ा नहीं। ये मोटिवेशन है। समझ आई? देखो तो हमने ये नेगेटिव मोटिवेशन भी तो पढ़ा था। नहीं पढ़ाई करी तो दुकान पे बैठो, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। अरे क्लियर है क्या आपको? तो ये होता है यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब सामने वाले को क्या करना? किसी काम को करवाने के लिए आप लोगों को क्या करते हो? इंस्पायर करते हो। तो वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। डिसीजन, ये निर्णय क्या होता है बताओ अब? किसी काम को करने के लिए समझ भाई, किसी का काम को करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के अनुसार अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो क्या है? निर्णय है। समझे हमारे मोदी जी? बिल्कुल, सोच लिया तो सोच लिया। हाँ, नोट बंद हुए ना जैसे, बस वैसे ही। अगला रेखा संगठन यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जैसा ही होता है कि आपकी जो टीम है वो पूरी किससे काम करती है? लाइन से काम करती है। अरे सीक्वेंस से काम करती है। सीक्वेंस से मतलब समझ गए ना? कैसे सीक्वेंस है?
सर लाइन के रिसर्च कर लेते जैसे बता रहे कि किसका आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बीच में रोकेंगे तो ना, इसको कंप्लीट ही करेंगे। नाम तो दिख रहा होगा। सर बहुत स्मॉल लेटर सेकेंड ईयर सोनिया जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब रेखा संगठन का मतलब क्या होता है कि जो जिनकी एक लाइन बनी हुई, मैंने आपको बताया ना कि 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं, हाई लेवल, मिड लेवल और एक लो लेवल। तो इन तीनों के बीच एक लाइन बनी हुई होती है। लाइन मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ होता है कि इस हिसाब से आपको क्या करना होता है, काम करना होता है। अगला बताओ किसका? अब अगला, क्या प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है? जन्मजात मतलब क्या पैदा होते ही प्रबंध घुस जाता है क्या? बस नो आंसर है इसका। नहीं, कभी भी जन्मजात प्रतिभा नहीं हो सकती। प्रबंध के लिए हमको एक अनुभव की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अनुभव के लिए हमको किसी के अंडर में क्या करना होता है। क्लियर है क्या आपको चीज? चलो ये वाली चीज, व्यवस्था का सिद्धांत बहुत आसान बताता हूँ। थ्योरी ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें लोग भी आ गए, मतलब इंसान भी आ गए और वस्तुएं भी आ गई। हर एक वस्तु अपनी ढंग से व्यवस्थित होनी चाहिए। एक कंपनी के अंदर हर एक चीज क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। अब लोगों की बात करें तो चपड़ासी तो बैठा है ऑफिस में और बॉस बैठा है बाहर। ऐसे सही है क्या? तो हर एक चीज अपने हिसाब से क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखे, कौन सी चीज कहाँ रखे, कौन सी चीज कहाँ। अब मैं बोर्ड को ऐसे तो दीवार पे लगा नहीं सकता, इसकी जगह क्या है? सामने। तो एक बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है, ढंग से बनाना, तो मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है ध्यान रखना। सबसे मेन होता है कि कोई भी चीज़ अपनी क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो हर एक चीज़ अपनी व्यवस्थित होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या? अब दरवाजा सामने ही होता है बेटा, हाँ ऊपर तो होता नहीं है कि सीढ़ी से चढ़ के फिर दरवाजा खोल के फिर अंदर आएंगे। क्लियर है क्या? वो तो व्यवस्थित होनी चाहिए। हर एक चीज़ लोग अपनी जगह पे होनी चाहिए, उनकी पोस्ट के अनुसार, उनकी क्वालिटी के अनुसार उनको वैसी जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो चीज़ जहाँ रखने की है वो क्या है? वही होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या आपको? चलो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 23। अब इसको आपको देखो, जितना समझ में आया उतना अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है। क्लियर है क्या? ताकि सेल्फ पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकते हो आप कि पढ़ना तो पड़ेगा। इन टोटल के आप सभी को ये 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख गए। क्लियर है क्या आपको? चलो अब आप इस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, फिर इसका